बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज की डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज में हमने MCQs की डिस्कशन करनी है और यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं जी? रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस। इसको क्या रिसेप्टर कहते हैं? नहीं, रिसेप्टर हमने कहा था कि कोई सेल हो सकता है या कोई ऑर्गन हो सकता है जिसने क्या करनी है, इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है। यानी कि रिसेप्टर वो ऑर्गन हो सकता है, सेल हो सकता है जिसने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना होता है। रिसीव करने के बाद उसने ये मैसेज देना होता है कंट्रोल सेंटर के पास। फिर कंट्रोल सेंटर क्या कर रहा होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है और फिर वो इफेक्टर्स को मैसेज देता है और इफेक्टर आगे रिस्पॉन्स करते हैं। वो जो स्टिमुलस आया है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। इम्पल्स। अब ये जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से? रिसेप्टर से नेक्स्ट कंट्रोल सेंटर की तरफ, इसको आप क्या बोल रहे हैं? इम्पल्स कहते हैं। रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो रिस्पॉन्स होगा। रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस दैट इज रिस्पॉन्स, यानी कि ये क्या होगा? रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, इसको अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। आगे देखें इफेक्टर। इफेक्टर हमने कहा वो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं या हम कहते हैं ग्लैंड्स होते हैं, जिन्होंने क्या करवाना होता है? इन्होंने रिस्पॉन्स कराना होता है। तो रिस्पॉन्स जो है ये बेसिकली क्या है? उसका रिएक्शन है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा? द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, ये कौन सा है? हम देखें तो ये न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। मसल सेल क्या हो सकते हैं? मसल सेल के लिए आप बात याद रखें तो हम अभी कह रहे थे कि ये इफेक्टर्स हो सकते हैं, ये इफेक्टर्स हो सकते हैं। और नेफ्रॉन, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका होता है? ये किडनी का होता है। इसी तरह कार्डिक सेल किस में पाए जाते हैं? ये हार्ट में पाए जाते हैं। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन MCQs आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो क्या आता है? क्वेश्चन नंबर है 3, थायराइड ग्लैंड हैज द एबिलिटी टू स्टोर। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के पास किस चीज़ की एबिलिटी है? आयोडीन को स्टोर करने की इसके पास एबिलिटी रहती है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या बना रहा होता है? आपने याद रखना है, एक हार्मोन बना रहा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के अंदर क्या मौजूद होता है? आयोडीन होता है। अब दो तरह के थायरॉक्सिन होते हैं, एक होते हैं T3, एक होते हैं T4। अंडरस्टूड है, जो T3 है इसके पास 3 आयोडीन होती हैं और जो T4 है इसके पास 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? वो आयोडीन है। अच्छा, क्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन नहीं होता और जिंक भी नहीं होता। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो कौन सा है? आपने नोट करना है, वो आयोडीन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो आयोडीन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू। अब एंडो का मतलब भी बेसिकली इनसाइड होता है। हमने कहा ये इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द ब्लड, इनसाइड ऑफ ब्लड। ये अपनी सेक्रीशंस को ब्लड के जरिए से भेजते हैं। हमने कहा दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं। अच्छा, ये एंडोक्राइन है, याद रखिएगा, इनके लिए एक बात ये भी लिखेंगे, ये डक्टलेस है, डक्टलेस, यानी कि इनके पास
अपनी वेसल्स नहीं होती, ये अपनी सेक्रीशंस बनाते हैं और वहाँ पे ब्लड के अंदर दाखिल करते हैं, ब्लड उनको एब्जॉर्ब करता है और टारगेट साइट तक लेके जाता है। अच्छा, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन। अब ये जो एक्सोक्राइन होते हैं ये अपनी सेक्रीशंस को ब्लड में नहीं बल्कि डक्ट्स के जरिए से, ये डक्ट्स के जरिए से टारगेट सेल तक लेके जाते हैं, ये टारगेट तक लेके जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला यानी कि आंसर लिम्फ, ये इनकरेक्ट है। दूसरा ब्लड है, ब्लड यहाँ पे करेक्ट है। ऑर्गन्स ये इनकरेक्ट है। मसल्स भी इनकरेक्ट है। हम याद रखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये किस में आते हैं, ये इफेक्टर्स होते हैं। ये भी हमने बात यहाँ पे याद रखनी है, ये इफेक्टर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आंसर क्या है, आंसर है बीटा, दैट इज करेक्ट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर पार्ट्स ऑफ द, हमने कहा था एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बात करते हैं जी, एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के हवाले से अगर आप बात करें तो पैंक्रियाज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन और प्लस एक होता है इसका एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से ये क्या बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। इसके सेल्स थे, एक अल्फा सेल्स थे और बीटा सेल्स थे। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते थे और बीटा सेल जो थे ये इंसुलिन बनाते थे। ये एंडोक्राइन थे। और जो एंडोक्राइन सेल्स थे या एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज है उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी कि इसका आंसर थायराइड देखें तो ये रॉन्ग है, थायराइड इसका आंसर नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में देखें तो एड्रीनल ग्लैंड, ये भी नहीं है। और अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज हमारा यहाँ पर क्या है, ये राइट आंसर है। आगे देखें गोनेड्स, तो गोनेड्स भी इसका आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्व इम्पल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। नर्व इम्पल्स क्या है, हमने कहा एक मैसेज है, ये क्रिएट होता है रिसेप्टर से, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से गुजरता ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से फिर आगे मोटर न्यूरॉन के जरिए से इफेक्टर तक आता है। ये एक मैसेज होता है जो कि ट्रैवल कर रहा है अलोंग द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, नर्व इम्पल्स पहली बात हमने की है कि ये एक मैसेज है, पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक मैसेज है। अ केमिकल, केमिकल खाली हम केमिकल नहीं कहते, केमिकल होता है लेकिन सिंपली केमिकल नहीं होता। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल भी होता है लेकिन इलेक्ट्रिकल सिंपली नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी है। ऑस्मोटिक नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पर चार्जेस का भी रोल होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का भी रोल होता है। सेल मेम्ब्रेन में मल्टीपल पंप्स होते हैं जिसमें हम बोल रहे होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का रोल होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डेल्टा इज करेक्ट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड, एक पर्सन डर गया है। अब जाहिर सी बात है डर गया है तो हमने देखना है कि इसमें कौन से हार्मोन बनते हैं। विच सब्सटेंस इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। जब कोई शख्स डर गया है तो हमने क्या देखना है कि कौन सा जो पार्ट है जो उसका शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। हमने एक बात की है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनालिन। ठीक है, एड्रीनालिन। एड्रीनालिन किस में काम कर रहा था, ये काम कर रहा होता है जब फ्राइट होता है, डर होता है। लेकिन आप देखें विच सब्सटेंस इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। अब शुगर लेवल बढ़ाना है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव है, एड्रीनालिन बनाया है, इसको वो रेडी करता है, यानी कि इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, उसके अंदर वैसोडाइलेशन करता है वगैरह वगैरह, हमने ये बात की थी। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर है, ये इसको तैयार ज़रूर कर रहा है
लेकिन हमने ये देखना है कि यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल किसने बढ़ाना है, तो ग्लूकोज के लेवल के लिए एड्रेनालिन नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे अमाइलेज आएगा। अमाइलेज तो हार्मोन है ही नहीं है, अमाइलेज क्या है, ये एक एंजाइम है। अच्छा, ग्लूकागोन, यहाँ पर आंसर देखें, ग्लूकागोन ये क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये ग्लूकोज को इंक्रीज। विच सब्सटेंस इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ग्लाइकोजन ने क्या करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्लाइकोजन का वर्ड है, तो इसका मतलब ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकागोन होता तो हम उसको देख सकते थे। तो ग्लाइकोजन कैसे इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज द ब्लड शुगर, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज़, ग्लाइकोजन टूटा है तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। अच्छा, इंसुलिन यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को कम कर रहा होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेहतरीन आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, मल्टीपल डिस्कशन के बाद इसका आंसर यहाँ पे एड्रेनालिन होगा। अगर ग्लूकागोन का आंसर होता है या कार्टिसोल का या कार्टिकोस्टेरॉइड का होता तो वो भी आंसर यहाँ पे करेक्ट पॉसिबल था। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया कि एड्रेनालिन आपका जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट और फ्राइट के लिए आपको रेडी कर रहा होता है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड। अब देखिए सेरिबेलम का रोल नहीं होता, सेरिबेलम क्या है, हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है, हाइंड ब्रेन का कहीं भी टेम्परेचर की रेगुलेशन में रोल नहीं है। अच्छा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसका भी रोल नहीं है, सेरिबेलम का भी रोल नहीं है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपको पता है 2 होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, राइट वाला लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट वाला होता है राइट बॉडी पार्ट को, लेफ्ट और राइट इस तरह से, तो इसका भी रोल नहीं है। हाइपोथैलेमस देखेंगे, हाइपोथैलेमस मल्टीपल फंक्शन करता है, जिसमें एक इसका फंक्शन थर्मो रेगुलेशन भी होता है, थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं इसको, और इसको टेम्परेचर रेगुलेशन भी कहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अगर ह्यूमन की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द पार्ट of the brain that detect the temperature changes in the blood, that is hypothalamus ठीक। अच्छा, मेडुला की बात करें तो मेडुला भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, सेरिब्रल भी राइट आंसर नहीं है, और सेरिबेलम भी जो है वो राइट आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा राइट कौन सा है आपने देखना है, ये है हाइपोथैलेमस। बाकी हमने सारे जितने भी ऑप्शन थे इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, इन कंट्रास्ट टू नर्व, इन कंट्रास्ट टू नर्व इज द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय हार्मोन टेक लॉन्गर बिकॉज। अब यहां पर हमने कहा 2 बातें होती हैं, 2 तरह की कोऑर्डिनेशन है, एक को हमने कहा नर्वस कोऑर्डिनेशन है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये रैपिड रिस्पॉन्स कर रही होती है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है इनका जो एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वो स्लो भी होता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखें, हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। सेकंड, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। तीसरा देखें, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखें, द मॉलिक्यूल ऑफ हार्मोन्स आर स्मॉल इन साइज। अब ये बातें सारी ठीक हैं अपने लेवल तक, लेकिन आपने हार्मोन्स के लिए एक बात की, हार्मोन्स ने क्या करना है, अपने टारगेट साइड तक जाना है। अपने टारगेट तक जाने के लिए सबसे पहले इसको किससे गुजरना पड़ेगा, पहले ये जाएगा ब्लड के अंदर, यानी कि पहले जाएंगे ये ब्लड के अंदर, ब्लड से फिर ये किस में जाएंगे, फिर अपने टारगेट साइड तक जाएंगे, टारगेट साइड तक जाएंगे और फिर जाके फंक्शन करेंगे। तो इसका प्रोसेस स्लो होता है, और लेकिन नर्व इम्पल्स ने क्या करना है, न्यूरॉन से गुजरना है और अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाना है। Once released neurotransmitter molecule typically produce signal in the postsynaptic neuron.
अब आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होंगे। हमने बात की थी कि ये अगर आप देखें तो आपके पास एक पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पर ये कौन सा है जी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पर क्या है मौजूद हैं, कीमो रिसेप्टर मौजूद हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वेसिकल से यहाँ से फ्यूज़ हुआ और यहाँ से रिलीज़ हुआ, इसके साथ आगे बाइंड करता है। ये वो बात कर रहे हैं। Once released, neurotransmitter molecule typically produce signal in the postsynaptic neuron entering the postsynaptic neuron। क्या वो यहाँ से postsynaptic न्यूरॉन में दाखिल हो जाता है? ऐसा नहीं होता, postsynaptic न्यूरॉन में दाखिल नहीं होता, यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। अच्छा जी, अटैचिंग टू वेजिकल्स के साथ अटैच नहीं होता क्योंकि वो पहले ही वेजिकल्स में था, अब तो वेजिकल से वो निकला है। नेक्स्ट, बाइंडिंग टू प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर नहीं होते, ये वाली बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। रिसेप्टर किस पर होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर होते हैं। बाइंडिंग टू पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, ये बात यहाँ पर क्या आएगी, ये करेक्ट होगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर डेल्टा है दैट इज करेक्ट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 12। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड आई टू, यानी कि 1 and 2 आप कह सकते हैं, 1 and 2 जो रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक ये 1R है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 है। आइए देखते हैं, ये ब्रेन का आपने सारा पार्ट देखा है, इसको आप देखें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाज़े कर दिया है। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है आपका, इसको आप क्या बोलते हैं, ये सेरिब्रम आ जाता है। अब सेरिब्रम के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टीपल पार्ट्स शो किए गए हैं। यहाँ पर ये कार्पस कैलोसम आ जाता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये ब्रेन स्टेम नज़र आ रही है। और ब्रेन स्टेम से पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक पार्ट, दिस वन, ये सेरिबेलम होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। और इसी तरह ये पार्ट आपको नज़र आता है, इसको आप कहते हैं ये मिड ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आता है ये पोन्स है, यानी कि जो सेकंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये पोन्स है। आइए देखते हैं जी, क्या फर्स्ट वाला सेरिबेलम है, ये बात तो ठीक है। क्या सेकंड वाला पोन्स है, ये बात ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा अल्फ़ा जो है ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखिएगा, क्या 1 वाला सेरिब्रम है, ऐसा नहीं है। क्या सेकंड वाला पोन्स है, ये बात ठीक है। क्या 1 वाला सेरिबेलम है, बिल्कुल ऐसे। क्या सेकंड वाला जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ऐसा नहीं है। क्या 1 वाला सेरिब्रम है, ऐसा नहीं है। क्या सेकंड मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, वो अल्फ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आंसर अल्फ़ा इज करेक्ट। द डायग्राम शोज रिफ्लेक्स आर्क, ये एक डायग्राम है जो रिफ्लेक्स आर्क को शो कर रही है। रिफ्लेक्स आर्क के हवाले से आपने बात की थी, ये क्या था, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते थे। अच्छा, अब ये आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको न्यूरॉन नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिएगा, आपको ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये आपको रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर। अच्छा, यहाँ पे इसका एक्सोन नज़र आ रहा है और देन डेंड्राइट्स हैं। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 बातें हैं आपने यहाँ पे डिस्कस किया था। सेंसरी न्यूरॉन के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिएगा। एक आप देखें तो सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर आपने देखा कि उसमें एक डेंड्रोन आ रहे हैं, एक डेंड्रोन है, उसमें डेंड्राइट्स नहीं है, डेंड्रोन है, डेंड्राइट्स नहीं है।
यानी कि आप कहते थे कि लॉन्ग डेंड्रॉन्स उसमें मौजूद हैं, लॉन्ग डेंड्रॉन मौजूद है और शॉर्ट एक्सोन है। अच्छा जी, देखिएगा अब यहाँ से मैसेज ये फॉरवर्ड कर रहा है, ये इस तरह से मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। आप अगर गौर करें तो ये मैसेज इस तरह से फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ से डेंड्राइट्स, और ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स उसने बनाई है। ये शॉर्ट एक्सोन बनाया, आप देखें तो ये एक्सोन शॉर्ट है और यहाँ पे डेंड्रॉन लॉन्ग है। डेंड्रॉन होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड डेंड्रॉन होना चाहिए। ये सेल बॉडी आ गई है। अच्छा, मैसेज किसकी तरफ जाता है? सेल बॉडी की तरफ। कौन लेके जाता है? ये डेंड्रॉन लेके जाता है। फिर सेल बॉडी से अवे कौन लेके जाता है? एक्सोन। फिर आ जाते हैं यहाँ पर ये इंटर न्यूरॉन्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटर न्यूरॉन, ये आ गया। फिर नेक्स्ट ये आ गया आपके पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में देखें ये इसके शॉर्ट डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं मल्टीपल, और यहाँ पर देखें ये एक लॉन्ग एक्सोन नज़र आ रहा है, और यहाँ से नर्व इम्पल्स इस तरह से जा रही है, यहाँ से नर्व इम्पल्स इस तरह से ये ट्रैवल कर रही है। और यहाँ पे ये देखें ये मसल्स बने हुए हैं, मसल्स ये क्या आ गया? ये इफेक्टर्स आ गया, इसने काम करना है। ये सारी डिटेल्स है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, आए देखते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, रिसेप्टर्स। 1 रिसेप्टर, यहाँ पे 1 जो है वो रिसेप्टर, 2 सेंसरी न्यूरॉन्स, 3 मोटर न्यूरॉन, नहीं 3 पे मोटर नहीं आएंगे, 3 पे क्या आएंगे? सेंसरी के बाद क्या आना चाहिए? इंटर न्यूरॉन आना चाहिए। इसका मतलब ये वाली बात तो है ये इनकरेक्ट। पहले सेंसरी न्यूरॉन नहीं आते, पहले रिसेप्टर आता है, फिर मोटर नहीं आते, फिर इंटर आता है, फिर पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी, फिर इंटर न्यूरॉन, देन सो ऑन चलेगा। तो पहले सेंसरी न्यूरॉन नहीं आते, तो पहले क्या आएगा? रिसेप्टर आएगा, ये बात तो ठीक है। फिर इफेक्टर आएगा, ये बात गलत है। रिसेप्टर के बाद फौरी तौर पे इफेक्टर नहीं आता, तो इसका मतलब ये वाला भी आंसर इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन, उससे मैसेज लेंगे, इंटर न्यूरॉन तक आएगा, फिर मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर। तो ये बातें सारी करेक्ट हैं, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा। 4 characters of specific hormones are listed. Increase rate and intensity of heartbeat. ये हार्ट बीट को बढ़ाने वाला ये कौन है? ये एड्रीनालिन हो सकता है। हार्ट रेट को इंक्रीज रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये भी काम किसका है? एड्रीनालिन का है। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये क्या करता है? यहाँ पे वैदो डायलेशन और वैदो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन, ये वाली बात किसके लिए है? ये बेसिकली नॉर एड्रीनालिन के लिए। एलिमेंट्री कैनाल की तरफ ये बात अगर हो तो एड्रीनालिन की है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी लिम्स, ये बात यहाँ पर ठीक है। डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये भी बिल्कुल एड्रीनालिन के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा एड्रीनालिन। सारे पॉइंट्स इसके लिए हैं। ग्लूकागोन के लिए कोई पॉइंट नहीं है, इंसुलिन के लिए कोई नहीं है, टेस्टोस्टेरोन के लिए कोई भी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो है एड्रीनालिन। तो इसके साथ हमारे तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे वो यूट्यूब चैनल पर हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और हम आपका आंसर कर देंगे। इसके साथ इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज। आप टॉपिक वाइज उसको सर्च करके उसको देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके साथ गूगल ड्राइव पे तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपलोडेड हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनके अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, अपने पेपर नोट्स बना सकते हैं। और आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।